नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा द्वारा गुलेरी द्वारा लिखित यह कहानी है। यह 1915 में लिखी गई कहानी है और यह बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानी है। और इस कहानी पर 2060 में एक हिंदी पिक्चर भी बनी थी जो उसका नाम था उसने कहा था, और उसके हीरो थे सुनील दत्त जी और नंदा जी। दोस्तों, आए दिन हम न्यूज़पेपर में, अखबारों में सुनते हैं कि प्रेम कहानियों में ये नाराज़ी हो जाने के कारण जो प्रेमी है, किसी ने किसी पर एसिड डालकर किसी को जला दिया है, तो किसी ने किसी के शरीर पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया है। पर ये इस प्रकार की कहानी है कि जो बचपन का प्यार था प्रेमी अपने मन में ही रखता है, और कई सालों बाद जब उसकी प्रेमिका से उसकी मुलाकात होती है तो वह उसे कर्तव्य के बंधन में बांध लेती है, उसे एक जिम्मेदारी देती है अपने पुत्र और पति की रक्षा के लिए, और उसे दी हुई बातों को पूर्ण करने के लिए वह अपनी जान तक दे देता है। इस प्रकार से इस तरह की अभूतपूर्व प्रेम कहानियाँ केवल किताबों में ही पढ़ने मिल सकती हैं। तो आइए देखते हैं उसने कहा था कहानी देखेंगे। इस कहानी के मुख्य पात्र है सूबेदार राणा सिंह, जो कि इस कहानी के नायक हैं। सूबेदारनी है जो उनकी बचपन की प्रेमिका है। सूबेदार हजारा सिंह हैं जो सूबेदारनी के पति हैं। बोधा सिंह है सूबेदारनी का पुत्र है। अतर सिंह है सूबेदार जी के मामा हैं। और पोलू राम है एक चौकीदार है। कीरत सिंह है वह राणा सिंह जी के चाचा है। तो आइए इस प्रकार से उसने कहा था कहानी की शुरुआत करते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कीड़ों ने जिसकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। कृपया यहाँ पर नोट कर लीजिए कि अमृतसर के बम्बू काट वाले का नाम यहाँ पर लिया है इन्होंने। आगे दिया है, जबकि बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इक्के वाले कभी कभी घोड़े की नानी से अपना निकट यौन संबंध स्थिर करते हैं, कभी उसके गुप्त गुह्य अंगों से डॉक्टर को इलाज वाला लजाने वाला परिचय दिखाते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पैरों की चींध कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की ग्लानि और लोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्कदार गलियों में हर एक लड़ढ़ी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाईज, ठहरानी भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, बन्नी और खोमचे और भारे वालों के जंगल से राह खेते हैं। क्या मजाल है जी, है कि जी, और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीप चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बढ़िया बार चिटौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जिने जोगिए, हट जा मरवा वालिए, हट जा कुत्ता पैरिए, बच जा लंबी वाली। समाविष्ट में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बाम्बू करट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। अब ये जो पूरा जो बातें बताई है इन्होंने, ये जो है एक बाम्बू करट वाला अपनी गाड़ी चला रहा है, और जो उसके सामने जो भी लोग आते हैं उन्हें हटाने के लिए वो ये सब बोल रहा है। आगे लेखक ने बताया कि एक लड़का और लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उनके बालों और ढीले सुथने में जान पड़ता है कि दोनों सिख है, यानी कि सिख लोग उनके लंबे बाल होते हैं, पगड़ी भी पहनते हैं, तो इस प्रकार से पता चलता है कि उनके बालों और सुथने से कि वह सिख है। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था, यानी कि लड़का। कृपया नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया था कि लड़का किसके घर गया था, तो लड़का अपने मामा के घर गया था।
और ये कहानी है अमृतसर की। कृपया नोट कर लीजिए कि यह जो कहानी उसने कहा था ये किस शहर की घटना है। जो बचपन की यादें हैं वह अमृतसर शहर की। और उस लड़के के वह लड़का कहाँ गया था, वह अपने मामा के घर गया था। और दुकान में किस लिए गया था, तो केश धोने के लिए दही लेने, मामा के केश धोने के लिए दही लेने। और रसोई के लिए बढ़िया, यह रसोई के लिए बढ़िया बढ़िया, यह यानी कि लड़की लड़की जो है अपने घर की रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी लेने बिना हटता न था। तेरा घर कहाँ है, मगरे में, और तेरा मांझे में। कृपया नोट कर लीजिए कि लड़के का घर है मगरे में और लड़की का मांझे में। अतर सिंह की बैठक में वह मेरे मामा होते हैं। कृपया नोट कर लीजिए, अतर सिंह जो है वह लड़के के मामा हैं, यानी कि लहना सिंह के मामा हैं। मैं भी मामा के आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। तो जो लड़का है वह भी अपने मामा के घर आया है, और जो लड़की है, माफ़ कीजिएगा, लड़की जो है वह भी अपने मामा के घर आई है, उसका नाम है अतर सिंह। तो जब मुलाकात हुई तो वो बता रही है कि अतर सिंह के घर में मैं हूँ और मेरे मामा हैं, और वो भी बता रहा है कि मैं भी अपने मामा के घर आया हूँ और उनका घर गुरु बाजार में है। तो कृपया नोट कर लीजिए, लड़के के मामा का घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा देकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। कृपया यहाँ पर नोट कर लीजिए, कुड़माई शब्द का अर्थ होता है सगाई। वह लड़का उससे पूछ रहा है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है, और वह लड़की शर्मा कर वहाँ से धत कहकर निकल जाती है। कृपया ये भी नोट कर लीजिए कि लड़की बार बार यहाँ पर 2-3 बार दोहराए गए हैं कि धत कहकर दौड़ती है। आगे है, दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। कृपया नोट कर लीजिए कि लड़का लड़की लगातार कितने दिनों तक मिलते रहे, तो महीना भर यानी कि 1 महीना। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरे कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसी ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब, कल। देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की सीध ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और गोभी वाले ठेले में दूध उंडेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं वह घर पहुंचा। अब कृपया ये सब बातें नोट करते चलिए कि लड़के ने घर की सीधी राह ली, पर रास्ते में क्या क्या हुआ। उसने मोरी में ढकेल दिया किसको, एक लड़के को। फिर है, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई उसने। एक कुत्ते को पत्थर मारा, गोभी वाले के ठेले से दूध उड़ेल दिया, और एक जो वैष्णवी है उससे टकरा कर अंधे की, यानी कि उसने कहा होगा कि दिखता नहीं है क्या अंधे हो, तो इस प्रकार से अंधे की उपाधि पाई। तब घर पहुंचा। होश में आओ, कयामत आई है, और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। तो अब ये जो है, ये जो ऊपर का जो सीन है, तब कहीं घर पहुंचा, ये वाला उसके बचपन की यादें थी। और ये जो है इंसिडेंस उसे तब याद आता है जब वो जंग के लिए मैदान में होता है और अपने कई बातों में खोया हुआ रहता है बचपन की। कोई आकर उसे उठाता है, जगाता है और बताता है कि होश में आओ, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या बचपन, लपचन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है कि बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया। तो कृपया नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि लप्टन ने इसको पीने के लिए क्या दिया, तो सिगरेट दिया। तो अब
अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई का धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन में पैरों के निशान देखते देखते दौड़े आओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे, खंदक की बात झूठ है। चले आओ, खंदक के पीछे से ही निकल जाओ, पता तब न खुड़के, देर मत करो। तो हुक्म तो यह है कि यही ऐसे तैसे हुक्म की, मेरा हुक्म है। जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ से सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है, मैं पलटन साहब की खबर लेता हूँ। तो अब जो ये बातें कही गई हैं, ये जो है सूबेदार लहना सिंह द्वारा बोली गई हैं। और इसके पहले का जो भी हादसा था वह उसके बचपन की यादें थी, जो उसमें खो गया था। कोई आकर अचानक उसे जगाता है और बता देता है कि यहाँ पर लप्टन साहब आए हैं। तो वो कहता है कि वो तो लप्टन साहब नहीं है, कोई लप्टन साहब की भेस में कोई और हैं, तो आप जल्दी जाओ, मेरा हुक्म है और मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। और दूसरी फौजों को भी मदद कराने के लिए बोल देता है। यहाँ पर तो तुम 8 ही हो, 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। कृपया नोट कर लीजिए कि उस वक्त वहाँ फौज में कितने लोग मौजूद थे। तो 8 लोग मौजूद थे। 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया 1.25 लाख के बराबर होता है। कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्ति किस कहानी से ली गई है। तो और ये भी पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो आप उत्तर दे सकते हैं। लौटकर खाई में मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों की जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सिलाई जलाकर गुत्थी रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथों से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीट गाट करते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले पर बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोले, क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसे है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीख कि जगाधरी के ज़िले की नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। कृपया नोट कर लीजिए कि यहाँ पर जो लप्टन साहब के बारे में बात की गई है, तो वह यहाँ पर जगाधरी के ज़िले का नाम आया है और जो वहाँ पर नील गाय होती हैं उनकी 2 फुट 4 इंच सींग होते हैं, ऐसे बताया गया है। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते लोग लप्टन साहब खोते पर होते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसे साफ उर्दू कहाँ से सीखे? हमारे लप्टन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते। यानी कि डैम जो हम आजकल अंग्रेजी में सुनते हैं, तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी ठीक से नहीं बोल पाते, यह वो बता रहा है। लहना सिंह ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतना बरस लप्टन साहब के साथ रहा, उससे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था, औरतों को बच्चे होने का ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़े नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनिए को बहकाता था कि डाकखाने से
रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। कृपया नोट कर लीजिए, बताया गया था इस कहानी के शुरू में जो पात्र थे उसमें डाक बाबू का नाम पोलू राम है। मैंने मुल्ला की दाढ़ी मूंद दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब जी के जेब में पिस्तौल चला और लहना जी की जान पर गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब के कपाल क्रिया कर दी। कृपया नोट कर लीजिए कि जब लप्टन साहब की जो बंदूक से गोली निकली तो वो लहना सिंह को कहाँ जाकर लगी, तो उसके जांघ में जाकर लगी। और जो हेनरी मार्टिन है यानी जिसने फायर किया था उस साहब के कपाल क्रिया कर दी, यानी कि उसके कपाल पर गोली मार दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह, मैं उसे तो कह कह कर सुला दिया और एक हड़का कुत्ता आया था, मार दिया। यह किसने बताया है? लहना सिंह ने बताया कि एक हड़का कुत्ता आया था, मार दिया। और से सब हाल कह दिया। किससे? बोधा से। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाई कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों से कसने से लहू बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। कृपया नोट कर लीजिए कि कितने जर्मन लोग आए थे अटैक करने के लिए, तो 70 जर्मन लोग खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूक की बाढ़ ने पहले ही धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थी 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था, पर खड़ा था और लेटे हुए था, और वे 70 अपना मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े मिनटों में अचानक आवाज़ आई, वाह गुरुजी की फतेह, वाह गुरुजी की खालसा। तो ये जो है हम देखते हैं कि जो पंजाबी सिख लोग होते हैं वह यह नारा लगाते हैं, जैसे कि हम भगवान का नाम लेते हैं वो जी अपनी गुरुद्वारा के इनका नाम लेते हैं गुरु जी का। वाह गुरु जी की फतेह, वाह गुरु जी की खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। एन मौके पर जर्मनी के 2 चक्करों के पाटों में बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार लहना सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने से लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी हो जाए, वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दी खालसा। 70 सीरी अकाल पुरुष, यानी कि फिर से उन्होंने भगवान का नाम लिया और देखा कि 70 सीरी अकाल पुरुष यानी कि 70 लोग वहाँ से दौड़े आ रहे थे और लड़ाई खत्म हो गई, यानी कि 70 के 70 लोगों को वहाँ पर मार दिया था। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे, यानी कि 63 लोगों को उन्होंने घायल कर दिया था। तो उसमें से कुछ करा रहे थे तो कुछ मर गए थे। सिखों के 15 के प्राण गए थे और उसमें 15 लोगों के प्राण गए थे। तो नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि जर्मनियों के अटैक में यानी तो भारतीयों के कितने लोग मरे थे? सिखों के 15 लोग मरे थे। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली पर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को बंदूक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद कि जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षय नाम सार्थक हो। कृपया नोट कर लीजिए कि इसमें संस्कृत की किस कवियों का सार्थक नाम आया है? क्षय। और हवा ऐसी चल रही थी कि जैसे बानभट्ट की भाषा में दंत विनो पदेशाचार्य कहलाती है। कृपया नोट कर लीजिए कि इसमें किस नाटककार का नाम आया है, तो बानभट्ट, और उसकी भाषा में दंत विनो पदेशाचार्य। पूछा जा सकता है कि यह शब्द किस कहानी में आए हैं, तो यह है दंत विनो पदेशाचार्य, यह वो उसने कहा था कहानी में। वजीरा सिंह कह रहा था कि मैंने मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह ने
सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिना और की खाई वालों ने सुन ली थी। कृपया नोट कर लीजिए कि ये जो लड़ाई हो रही थी इसकी आवाज़ कितने मीलों तक गई थी? 3 मील तक दाहिने की ओर खाई में सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली और कई घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। कृपया नोट कर लीजिए जो अस्पताल था उसका नाम था फील्ड अस्पताल। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जान में पट्टी बनवानी चाहिए। बोध सिंह ज्वर से बर्रा रहा था। उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले। तो ये जो बोधा सिंह है यह सूबेदारनी का पुत्र है और वह उसे कसम दे रहा है कि तुम्हें सूबेदारनी की कसम कि तुम्हें इस गाड़ी में बैठना पड़ेगा और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्गों के लिए भी गाड़ियाँ आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ आओ। सुनिए तो, सूबेदारनी हीरो की चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। यानी कि वो कह रहा है कि अगर सूबेदारनी को मेरी तरफ से ये बात बता देना, चिट्ठी लिखोगे तो कि मैं ठीक हूँ, मेरी तरफ से प्रणाम। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। यानी कि जो उन्होंने मुझे संदेश दिया था, तो घर जब वापस लौटोगे तब उन्हें बता देना कि उन्होंने मुझे जो काम बोला था वो मैंने कर दिया है। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए। लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तू भी कह देना उसने क्या कहा था। तो ये जो है कौन है? सूबेदार हैं जो सरदारनी के पति हैं। वह लहना से कह रहे हैं कि तुमने ही हमारे प्राण बचाए हैं, तो चिट्ठी लिखने की क्या ज़रूरत है? तुम खुद घर चलो और तुम खुद ही बताओ कि तुमने क्या किया। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा वह लिख देना है और वह भी कह देना है। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा, पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ है। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अब वो फिर से फ्लैशबैक में, यानी कि अपने बचपन की बातों में जा रहा है, जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई है। बचपन की ही बातें उसे तब भी याद आ रही थी और अभी उसे याद आया कि अब ये जो कहानी चल रही है तब की वो लहना सिंह था जब उसकी सूबेदारनी से पहली बार मुलाकात हुई थी। तो वो केवल 12 वर्ष का था। कृपया नोट कर लीजिए, प्रश्न पूछा जाता है कि कहानी में लड़के की उम्र कितने वर्ष की है? 12 वर्ष की। अमृतसर में मामा के यहाँ आया है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे 8 साल की लड़की मिल जाती है। कृपया नोट कर लीजिए, यहाँ पर जो सूबेदारनी है तो उनका कहीं नाम का जिक्र नहीं हुआ है, पर बताया गया है कि बचपन में जब वो लहना सिंह से मिली थी तो वह 8 वर्ष की थी और जो लहना सिंह थे वह 12 वर्ष की थी। जब वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तब वह धत कहकर भाग जाती है। कृपया नोट कर लीजिए कि लड़की बार बार धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने ऐसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल ही हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। यह सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह, पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब ये जो कहानी शुरू होती है 25 वर्ष के बाद होती है। अब लहना सिंह 77 राइफल के जमादार हो गए। कृपया ये भी नोट कर लीजिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि लहना सिंह जो पूछा भी गया है पहले कि लहना सिंह है ये कौन से राइफल के जमादार हैं, तो नंबर 77।
उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह घर आया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बूढ़ा सिंह भी लाभ पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते आना, साथ चलेंगे। तो ये जब कहानी 25 साल के बाद 25 वर्ष बीत गए हैं इस घटना को, और ये जो सूबेदार लहना सिंह हैं इसे चिट्ठी मिलती है हजारा सिंह की। सूबेदार हजारा सिंह जो कि सूबेदारनी के पति है, वो कहते हैं उसे कि तुम हमारे घर ही चले आना, मैं और मेरा बेटा जो बोधा है हम तीनों मिलकर यहाँ से साथ ही चलेंगे। सूबेदार का घर रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था, यानी कि सूबेदार उसे बहुत पसंद करता था, और जहाँ पर उनकी लड़ाई होने वाली थी उसी रास्ते में सूबेदार जी का घर था, इसीलिए यह वहाँ पर चला गया। लाना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में निकल कर आया। बोला, लहना सिंह, सूबेदारनी तुमको जानती हैं, बुलाती हैं, जा मिल आ। यानी कि सूबेदारनी ने उसे पहचान लिया होगा और बोला होगा अपने पति को कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ। तो वो इसे संदेश दे रहा है कि सूबेदारनी बोलना चाहती है, बुला रही है, तुम जाकर उसे मिलकर आओ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब, कैसे? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो सभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असी सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई? धत, कल हो गई। देखते ही रेशमी बूटों वाला सालू, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू। अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव वह निकला। तो अचानक उसे दर्द हुआ। ये सब बातें उसे रणभूमि में याद आ रही हैं। तो जैसे ही उसे दर्द हुआ तो उसके जो भाव है वह उसके वजह से उसकी जो मूर्छा थी, यानी कि वो खो गया था कहीं पे, तो वह जाग उठा और उसने करवट बदली तो उसकी पसली का जो घाव है वह बह निकला, यानी कि वहाँ से खून निकल आया। वजीरा सिंह पानी पीला, उसने कहा। कृपया नोट कर लीजिए, यहाँ पर बार बार वजीरा सिंह पानी पीला यह वाक्य हो रहा है। पूछा जा सकता है कि किस कहानी से यह कथन लिया गया है। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमकहाली का मौका आया, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 वर्ष ही हुआ है। कृपया नोट कर लीजिए, जो उसका बेटा है बोधा, वह कितने वर्षों से यहाँ पर भर्ती हुआ है? 1 ही वर्ष से फौज में भर्ती हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए और एक भी नहीं जिया, यानी कि कुल मिलाकर सूबेदारनी को कितने बच्चे हुए थे? तो 5। कृपया नोट कर लीजिए कि सूबेदारनी को 5 बच्चे हुए थे, पर बोधा के सिवा कोई नहीं बचा और सबसे पहला बोधा ही है। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था? तो उसे याद दिला रही है कि जब टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों पर चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त के पास खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना सिंह भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। कृपया नोट कर लीजिए, यह जो वाक्य है बार बार आ रहा है, तो अभी ये 4थी बार हो गया है। पूछा जा सकता है कि वजीरा सिंह पानी पीला यह वाक्य कहानी में कितनी बार आया है। कृपया नोट करते हुए चलिए। लहना सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठ गया। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। अब आधे घंटे तक लहना फिर चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है।
पानी पिला दे, कृपया नोट कर लीजिए। फिर से बोला 5वीं बार, पानी पिला दे बस, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजे दोनों यहाँ बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम। जिस महीने में उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 67वीं सूची, मैदान में घाव से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार सिंह। कृपया नोट कर लीजिए कि फ्रांस और बेल्जियम की 67वीं सूची, मैदान में घाव से मरा। तो ये कब हुआ था युद्ध जो हुआ था, कौन सी सूची में? फ्रांस और बेल्जियम की 67वीं सूची में। और सूबेदार जो था लहना सिंह, उसका राइफल नंबर था 77। तो इस तरह से यहाँ पर इस कहानी का अंत होता है और बताया गया है कि किस तरह से बचपन में हुआ प्यार, जब बड़े होने के बाद वह मिलते हैं तो सूबेदार ने उसे अपने बचपन में बचाए गए प्राणों के बदले में और फिर से एक विनती करती है कि अब की बार मेरा बेटा, जो कि एक ही पुत्र है, उसके 5 पुत्र हुए थे, उसमें से केवल वो एक ही बचा है और उसके पति हैं, तो कृपया करके इन दोनों की भी ऐसी ही रक्षा करना जैसे तुमने बचपन में मेरी की थी। और इसी वादे को पूरे करने के लिए लहना सिंह अपने शरीर पर गोली झेल लेता है और इतना गहरा जख्म होने के बाद भी बोधा सिंह को, जो कि घायल हो जाता है दुश्मनों की गोलियों से, तो उसे अस्पताल भेजता है और खुद इतना घायल होने के बाद भी सूबेदार को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए केवल बोधा सिंह को ही उस एम्बुलेंस में भेजता है, क्योंकि वहाँ अन्य को जाने की व्यवस्था नहीं रहती है। यह कहकर कि मैं दूसरे वाली एम्बुलेंस में आ जाऊँगा, तुम पहले जाकर मेरे लिए एम्बुलेंस भेज देना। और इस तरह से उन दोनों के भी, उसके पति और बेटा दोनों की भी रक्षा करता है और उनके साथ यह सुझाव भी भेज देता है कि सूबेदारनी को घर जाने की बात बता देना कि उन्होंने जो उसे कहा था वह उसने पूरा कर दिया है। सो इस तरह से उसने कहा था, यह जो टाइटल है हमारी स्टोरी का, ये पूरा हमारी इस कहानी से रिलेटेड है। जो सूबेदारनी ने कहा था वह बात अपनी मृत्यु के समय कर्तव्यक्षम व्यक्ति के समान पूर्ण करते हैं और यही कहानी को सार्थक भी करता है। तो इसी प्रकार से यही हमारी यह कहानी समाप्त होती है और इसके साथ ही आज का हमारा वीडियो भी समाप्त होता है। दोस्तों, आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं कृपया कमेंट्स करके बताएं और इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप इसके नोट्स ज़रूर कर रहे होंगे। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए और नोट्स लिखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए मिलते हैं हमारी दूसरी वीडियो में। थैंक यू।